तो जब हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इस प्रोसेस को थर्माइनिक एमिशन नाम दिया जाता है। कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दें कि ये मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे, सैचुरेशन करंट बढ़ता जाता है और मैक्सिमम यहाँ पे बच्चों पहुंच के करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इसको हम लोग नाम देते हैं सैचुरेशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से बाहर आएगा वो HF है। क्या सारे इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएंगे? नहीं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं होंगे। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी पार्टिकल को जिसका मास m है उसे T टेम्परेचर में रख दिया बच्चों, तो उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एनर्जी पार्टिकल नेचर जब कंसीडर करते हैं तो पैकेट के फॉर्म में एनर्जी आती है। एक पैकेट को बच्चों फोटोन कहा जाता है। कैसे बच्चों आप सब? आई होप मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। बच्चों मेरा नाम है राहुल पांडे और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और अमेजिंग सेशन में, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, मैटर वेव्स के बारे में बात करेंगे और फिर एज यूजुअल बच्चों करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या क्या कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरुआत करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों उनके बारे में पढ़ेंगे। फोटॉन्स को आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, फोटॉन्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें बच्चों बात करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड बच्चों हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये सेशन हमारा दिखने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं लाइट एज फोटोन। तो इससे पहले बच्चों जो हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स कवर किया है, ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव कैरेक्टर की बात करी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी बच्चों? हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में बात करी। वी टॉक्ड अबाउट इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है बच्चों? लाइट की वेव कैरेक्टर दिखाता है। इंटरफेरेंस के बाद बच्चों हम लोगों ने डिफ्रैक्शन के बारे में बात करी। डिफ्रैक्शन भी किस प्रॉपर्टी को लाइट की कंफर्म करता है? वेव कैरेक्टर को कंफर्म। ठीक है, फिर बच्चों हम लोगों ने पोलराइजेशन के बारे में बात करा। पोलराइजेशन भी बच्चों क्या कंफर्म करता है? बोलो। पोलराइजेशन भी वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट को कंफर्म करता है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट से, इतनी सारी बच्चों चीजें जो है वो वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट है वो शो करती हैं। ऑल दी शो वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट, वेव नेचर। बट बच्चों एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसको वेव नेचर ऑफ लाइट से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम लोग कैरेक्टर पढ़ने वाले या जो डिस्कशन करने वाले बच्चों, आप उसको ध्यान रखना। हम लोग उसको वेव कैरेक्टर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें कौन सा समझना होगा? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट समझ। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन समझाता है बच्चों? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है ना? या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव कैरेक्टर से कैसे नहीं समझा सकते बच्चों, आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ये समझो, अगर आपको ये चीज पढ़ना है तो आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को समझना पड़ेगा। क्या कहता है बच्चों पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये कहता है कि देखो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है। तो लाइट जब बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है या जब लाइट मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो कंटिन्यूअस एनर्जी, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। और ये एनर्जी पैकेट्स, इन एनर्जी पैकेट्स को बच्चों नाम देते हैं। तो वेव क्या है बच्चों? वेव क्या है? कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। उन्होंने बोला नहीं, कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी नहीं मान के चलना है। कैसे मानना है? कि लाइट एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी हुई है और जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एक्चुअल में ये एनर्जी पैकेट्स जाते हैं और इन एनर्जी पैकेट के बच्चों नाम दिया गया फोटोन। और बोला गया कि एक पैकेट में जो एनर्जी हो वो h बाई लैम्डा के बराबर होगी, या आप कहो तो h इन बराबर होगी। ठीक है, यानी ये पैकेट्स अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं। और एक पैकेट में बच्चों कितनी एनर्जी कैरी हो जाती है? एक पैकेट में कितने जाते हैं? एच सी अपॉन लैम्डा या एच एफ। उसके बाद बच्चों ये जो पैकेट हैं ये अपने साथ मोमेंटम भी ले जाते हैं, एनर्जी भी कैरी करते हैं और मोमेंटम भी कैरी करते हैं। और मोमेंटम कितना होता है बच्चों? बाय, यानी एक पैकेट में बच्चों इतना मोमेंटम होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बच्चों, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफेक्ट नहीं, न्यूट्रल होते हैं। रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास इनका कितना होता है बच्चों? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन पार्टिकल्स की। तो लाइट के पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है कि लाइट को अब आप वेव की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, कंटिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी मानेंगे। ये मानेंगे कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स, एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है, और एक एनर्जी के बंडल को हम लोग नाम देते हैं बच्चों फोटोन। एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी, इतना मोमेंटम होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, रेस्ट मास 0 रहेगा। जो फोटोन अपने साथ एनर्जी कैरी करके ले जाते हैं बच्चों, और मोमेंटम कैरी करके ले जाते हैं, तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कंजर्व। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, ये ऐसे ऐसे जा जाते यहाँ वॉल से टकराते हैं, ठीक है? तो वॉल से टकराएंगे, मान लो 5 जाके वॉल से टकराए, वो पांचों खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपने साथ जो एनर्जी और मोमेंटम लेके जा रहे होंगे बच्चों, वो वॉल को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पूरा डिस्कशन है बच्चों किसके बारे में? फोटोन के बारे में। ठीक है? तो फोटोन क्या होते हैं बच्चों? पार्टिकल्स जिनसे मिलकर लाइट बनी होती है, तो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करके ले जाते हैं। इतना बच्चों डिस्कशन सफिशिएंट है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए, ठीक है? बात बच्चों जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मैं फोटोन के बारे में और आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। कि अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ पढ़ने के लिए क्या समझना है कि जो पार्टिकल एनर्जी पैकेट है उसको हम लोग नाम देंगे फोटोन। बस इतना पढ़ लो आप बच्चों। एनर्जी को नाम देंगे, एनर्जी पैकेट को नाम देंगे फोटोन। एक फोटोन के पास जो एनर्जी रहेगी बच्चों, लैम्डा, या इसी को आप h इंटू एक एक फोटोन के पास जो मोमेंटम रहेगा बच्चों, वो h बाई। बस इतना आपको पता होना चाहिए बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमिशन। टाइप्स ऑफ एमिशन कितने तरीके से बच्चों आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो पहला जो एमिशन है बच्चों कहलाता है थर्माइनिक। होता है थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई फिलामेंट है और इसमें बच्चों आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी तो हीट होगा। हीट होगा तो क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये कहलाता है तुम्हारा थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन में क्या होता है बच्चों? हीट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, है ना? थर्माइनिक, थर्मो मतलब हीट बच्चों, आयन मतलब आप ऐसा मानो इलेक्ट्रॉन। तो जब हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इस प्रोसेस को थर्माइनिक एमिशन नाम दिया जाता है। उसके बाद बच्चों फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है? आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, जैसे मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के अक्रॉस बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो कि जो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करें कि उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बाहर आ जाएं। तो ये जो एमिशन कहलाता है, ये फील्ड एमिशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग लगा दो कि इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के अंदर है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बाहर आ जाए, तो इसको नाम दिया जाता है फील्ड एमिशन। ओके, अब जो लास्ट बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है बच्चों? मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ, फिर कंटेंट स्लाइड पढ़ लेंगे। मान लो कोई मेटल सरफेस है, इसका कुछ वर्क फंक्शन है। क्या होता है वर्क फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे, हम अभी नहीं वर्क फंक्शन लिख, मैं बताऊंगा बच्चों, है ना? कोई मेटल सरफेस है, आपने उसमें रेडिएशंस डाले। अब ये जो रेडिएशन डाल रहे हो, इनकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर, तो हम लोग बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, तो क्या देखा गया बच्चों कि इस सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके बाहर आना शुरू कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम क्या दिया जाएगा बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा बच्चों? ये फिनोमिना कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं पढ़ देता हूं बच्चों। When a light of radiation of sufficient energy
strike on a metal plate, electrons are ejected. The ejected electrons are called as photoelectron and emission is called as photoelectric emission. तो तीन तरीके से बच्चों आप मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। पहला थर्माइनिक एमिशन, दूसरा फील्ड एमिशन और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जो हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों, जिसके बारे में हमें बहुत चर्चा करनी है डिटेल में, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो पढ़ते हैं आगे बच्चों, उससे पहले करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, है ना, और फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्माइंस, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, पॉजिट्रॉन्स। अब इस क्वेश्चन का मतलब बच्चों कि अगर आप मेटल या फिलामेंट को हीट करते हो तो उसमें से कौन से आयंस निकलते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, पॉजिट्रॉन्स। आप सबको ही पता चल गया होगा बच्चों कि जैसे ही आप हीट करते हो ना फिलामेंट को, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके बाहर आते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और आपको डिस्कशन करूं ना, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो बच्चों जैसे देखो, ये मेटल सरफेस है, ये क्या है हमारा बच्चों, मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस में इंसिडेंट रेडिएशन आके मेटल सरफेस में इंसिडेंट रेडिएशन आके गिरेंगे, मेटल सरफेस में इंसिडेंट रेडिएशन आके गिरेंगे। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, इंसिडेंट रेडिएशन आके गिरेंगे। अब अगर बच्चों ये इंसिडेंट रेडिएशन मान लेते हैं इनकी F, अब यहां बच्चों जो मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ये अपने एटम का जो इनका न्यूक्लियस है उसके साथ बच्चों बॉन्डेड है, ये फोर्स लग रहा है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो बाहर, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और बच्चों ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन है वो हर एक मेटल में अलग अलग होगा। ठीक है, तो पहले बच्चों एक टर्म मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, वो है वर्क फंक्शन। क्या होता है एक्चुअली वर्क फंक्शन क्या है, हर एक अलग अलग होगा। और होता क्या है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है बच्चों मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे कि ये मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है बच्चों, उसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है ना, कम से कम इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे कि ये मेटल बाहर आ जाए, वो कहलाता है वर्क फंक्शन। अब समझो बच्चों, आप समझो, एक है फोटोन, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इस पैकेट के अंदर कितनी एनर्जी एफ, या तो आप ये बोल दो एच बाई लैम्डा, दोनों बातें सही। आप एच एफ बोल दो, इस पैकेट के अंदर एच एफ एनर्जी है, या एच सी बाई लैम्डा। अगर इस पैकेट के पास वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, है ना। समझाने के लिए लेता हूं एक ऐसी डेटा कि वर्क फंक्शन की वैल्यू मान लो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो पैकेट के पास एनर्जी अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए तो है ही नहीं। लेकिन अगर ये मान लो इसके पास एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कम से कम हटाने के लिए इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पैकेट में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको हटा ले जाएगा। इसका मतलब बच्चों हम लोग यहां से क्या समझते हैं, अगर आपको इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो पैकेट में एनर्जी हो, पैकेट में एनर्जी होगी यानी एच इंटू पैकेट में जो एनर्जी होगी एच एफ, वो वर्क फंक्शन बड़ी होनी, पैकेट में जो एनर्जी होगी बच्चों वो वर्क फंक्शन बड़ी होनी चाहिए। यानी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो बड़ी होनी चाहिए वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इस चीज को आप समझो थोड़ा सा बच्चों, यानी जो फ्रीक्वेंसी है पाई अपॉन एच, यानी इससे तो बड़ी होनी चाहिए बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो इस फाई अपॉन एच को बच्चों हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कहलाता है थ्रेशोल्ड। मतलब बच्चों इससे तो ऊपर होना चाहिए इंसिडेंट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी गिरने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी गिर रही है तो फोटो इफेक्ट नहीं होगा। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल के लिए बताने की कोशिश करता हूं, आप सारे आंसर करना। मान लो एक मेटल सरफेस है, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में मान लेते हैं 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है, 10⁵ हर्ट्ज इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है।
कट ऑफ फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक में से किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। आपको बताना इनमें से किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ऑप्शन ए 10⁸ हर्ट्ज, ऑप्शन 10⁻10 हर्ट्ज, ऑप्शन 10⁻3, ऑप्शन इनमें से किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इस मेटल की। बताओ बच्चों किसके लिए होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी आपने हमें बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर होनी चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। सर ये तो ऊपर है तो इस पे हो जाएगा सर, ये भी ऊपर है तो इस पे हो जाएगा सर, ये नीचे है इस पे सर अब तुमसे पूछ दिया जाए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी बताओ इसका वर्क फंक्शन कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क फंक्शन बराबर कितना होगा बच्चों, एच इन एफ। ठीक है, देखो आप ये फॉर्मूला देखो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5/h है तो वर्क फंक्शन क्या होगा 5 इंटू एच, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू एच होगा। वही किया बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10⁵, एच है बच्चों 6.4। जब आप करोगे मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 6.6 10 इतना वर्क फंक्शन होगा बच्चों। तो ये आपको एक छोटा सा डिस्कशन ताकि आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये समझ में आ जाए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो कहलाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, कम से कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है बच्चों, बताया वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कहलाता है बच्चों आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो समझ गए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है मैं डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों हम वर्क फंक्शन बाय एच। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, बाय लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ बाय। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना, वेवलेंथ एच अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बच्चों यहां से आएगा एच सी अपॉन 5। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देख रहे हो बच्चों, एच सी अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बच्चों इससे कम होनी चाहिए वेवलेंथ, है ना। तो अगर इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देख पाओगे। अगर वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर चली गई बच्चों तो इलेक्ट्रिक एमिशन। दो कंडीशन है बच्चों, अगर इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अगर इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी में एग्जैक्टली ऑपोजिट कहानी थी। फ्रीक्वेंसी में क्या था कि अगर इंसिडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर है इलेक्ट्रिक का, है अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक है। तो आप लोग को थोड़ा सा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कहानी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एक चीज और मैं आपको समझा, कई बार आपको क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन होगा और आपसे वर्क फंक्शन पूछ देगा। तो वर्क फंक्शन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क फंक्शन बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन, ठीक है। तो एच सी तो बच्चों चूंकि कांस्टेंट, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो देखो कुछ इस तरह से आएगा कन्वर्जन, लैम्डा थ्रेशोल्ड बराबर 12,000 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। तो बच्चों अगर आप वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको थ्रेशोल्ड में मिल, या दूसरा फॉर्मूला है बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बराबर 1240 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बच्चों आपको नैनोमीटर। तो अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए तो 1240 यूज करो और 12,400 अगर आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है,
उसके मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके नीचे सारे आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिलेगा वो थ्रेशोल्ड। तो आई होप बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर बच्चों आगे कहानी में पढ़ते हैं। The threshold frequency for photoelectric effect on sodium correspond to a wavelength of 5000 angstrom। बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वर्क फंक्शन आपसे पूछा गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, मैंने अभी आपको बताया बच्चों जस्ट, तो आप सारे इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 into 10 raised to minus 19, 2 into 10 raised to minus 19, 3 into 10 raised to minus 9। मैं समझाता हूं बच्चों, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करो कैसे क्या है, देखते हैं। तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब आएगा, बट अगर मैं, चूंकि ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है ना 12,400, तो मैं 5,000 राइट कर, एंगस्ट्रॉम में है, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 12,124 डिवाइडेड बाई, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट देखो आंसर सारे जूल में है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करूं, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6, बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैं ये लिख 1. ओके, कैलकुलेशन आसान करने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये कितना बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 रेज, ठीक है, और 240 1.10 रेज टू माइनस 21, ठीक है। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 16 8 8, इधर 12 आ जाएगा, है ना, 16 64 64 74 76 बच्चों आ जाएगा 7 9, क्या आ जाएगा बच्चों, एंड 1 पॉइंट डेसिमल, है ना। बच्चों आप इधर भेज दोगे तो 3.96, है ना, थोड़ा डेसिमल हम लोग आगे शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3.96 10 रेज, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो 3.96 मतलब 4 के बराबर है बच्चों, है ना, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और पाई के बीच में रिलेशन बहुत बार यूज होगा, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस रियलाइज करो। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी वो कंटिन्यू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। कौन सी कहानी सर, मैं समझा। तो हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ लिया। अब जरा ध्यान से देखना, मान लो ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, आपने इस पे इंसिडेंट रेडिएशन आया, इंसिडेंट रेडिएशन, और ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, तो क्या होगा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, हमने सीखा, ठीक है। अब बच्चों आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि पहली चीज बच्चों, एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन से एनर्जी लेगा। कहने का क्या मतलब बच्चों, जैसे मान लो ये एनर्जी पैकेट आया, एक समझाने के लिए लेता हूं कि इस एनर्जी पैकेट की मास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसा नहीं बच्चों कि 10 आके इसको देगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कुछ इसको दे देगा, फिर कुछ इस इलेक्ट्रॉन को, फिर कुछ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस इलेक्ट्रॉन से एनकाउंटर करेगा पहली बार पूरी एनर्जी उसको देगा, जैसे पहले इससे टकराया तो पूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको देगा। आई बात समझ में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा एनर्जी। दूसरा क्या है फंडा, तो ये बच्चों आई होप पहला समझ के आ गया कि पहले जिससे टकराएगा उसी को पूरी एनर्जी दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है, इसका क्या मतलब है,
कि बच्चों जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये आया एनर्जी पैकेट इससे टकराया, तो एनर्जी मिल गई। अब ये बच्चों बाहर आने की कोशिश करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा कि एक फोटोन का और वेट करेगा, वो नहीं होगा कि यार मैं 10 मिल गया मेरे को, मैं एक और ले लूं 20, लालची नहीं, जितना मिल गया उसी को लेकर बच्चों बाहर आने की करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। है तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से एनर्जी लेगा और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से। होपफुली बच्चों आप सारे समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये जो दो बच्चों पॉइंट्स है ना, ये आपको आगे वाले आने वाले कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं अब आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूं, बट उस एक्सपेरिमेंट समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता क्या है। हालांकि आपने बच्चों जब वेव पढ़ रहे थे तब भी आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट का आपने डिस्कशन किया था, एक बार यहां पे भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी बच्चों? एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड, तो जूल पर सेकंड क्या होगा बच्चों? वॉट होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर बच्चों। तो इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन करते करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, अब जैसे बच्चों देखो, इंटेंसिटी अगर मैं लिखना चाहूँ जैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो मान लो बच्चों एच सी बाई लैम्डा, ये क्या हो गया? एक फोटोन में कितनी है? अब मान लो बच्चों टी टाइम में एन नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो टी टाइम में इतनी एनर्जी निकल रही है ना, क्या सोर्स से, या मान लो किसी सरफेस पे टी टाइम पे इतनी एनर्जी पड़ रही है। एच सी बाई लैम्डा एक पैकेट में एनर्जी, और एन हो गया टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो गिर रहे हैं ना। मैं समझाने के लिए थोड़ा अलग से डायग्राम ड्रॉ कर, जैसे ये मान लो सरफेस है, इस पे कुछ फोटॉन्स आके गिर, सरफेस पे कुछ फोटॉन्स आके गिर रहे हैं। मान लो बच्चों एन नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे टी टाइम में, आपने टाइमर शुरू किया 0 से लेकर टी टाइम में एन नंबर ऑफ फोटॉन गिरे, तो टोटल एनर्जी कितनी गिर गई है इस पे? एक पैकेट में एनर्जी इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, कितनी एनर्जी और कितने टाइम में गिरी उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और इसका जो सरफेस एरिया उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इंटेंसिटी बच्चों यहां से क्या बन जाएगा? एच सी बाई लैम्डा इंटू ए, एच सी बाई लैम्डा इंटू ए एन बाई टी। अब बच्चों देखो, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, और एरिया मान लो आपने मेटल सरफेस का कांस्टेंट रखा है, तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली बाई टी। मतलब बच्चों जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड गिरेंगे, हम लोग बोलेंगे उतनी ज्यादा इंटेंस। तो जब भी आपको बोला जाए कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी इंसिडेंट रेडिएशन की, तो आपको ये समझ जाना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में सरफेस पे जितने गिर गए वो बढ़ गए, है ना। तो जब भी बोला जाए कि इंटेंसिटी बढ़ गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि एक सेकंड में सरफेस पे गिर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। अब इंटेंसिटी का फर्क क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जैसे नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नेवर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या लगता है बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनके नंबर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से, वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने से, तरीके से। मैं समझाता हूं बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से। जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी या कुछ रेडिएशंस गिर रहे हैं, कुछ एनर्जी पैकेट गिर रहे हैं। अब एनर्जी पैकेट गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। एनर्जी पैकेट गिरेंगे तो बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर। अब मैंने आपको बताया बच्चों कि एक पैकेट एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रहा है। अगर आप बच्चों गिरने वाले पैकेट्स के नंबर बढ़ा दो, है ना, तो अब बहुत सारे बच्चों पैकेट्स गिरेंगे, बहुत सारे पैकेट्स गिरेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ पैकेट्स गिरेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद, इनमें से क्या चीज चेंज कर दे तो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाए? तो बच्चों देखो, ये तो नेवर तो गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो बच्चों एक पैकेट की एनर्जी बढ़ जाएगी, बट एक पैकेट तो एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है ना।
तो जितनी एनर्जी से ये बाहर आएगा वो एनर्जी बढ़ जाएगी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना इसका सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने मतलब फोटोन जो गिरने वाले उनके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दोगे बच्चों तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ बढ़ाने या घटाने से एनर्जी एक पैकेट की बढ़ेगी घटेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बच्चों ये थोड़ा सा कहानी है, आपको पता होना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाना चाहता हूं। बहुत सिंपल सा सेटअप है, जरा ध्यान से। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो आप मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फोटो। तो बच्चों मैं बोल देता हूं एमिटर प्लेट, इसको बोल देता हूं कलेक्टर। कई जगह बच्चों इसको कैथोड बोल देते हैं और इसको एनोड बोल देते हैं। कलेक्टर प्लेट इज एनोड, ठीक है, एमिटर प्लेट इज कैथोड। मान लो बच्चों ये फोटॉन्स गिर, अब ये जो फोटॉन गिर रहे हैं ये जो फोटॉन्स गिर रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तो बच्चों जो इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों क्या नाम दिया जाएगा? फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इनको क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब बच्चों ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, मैंने क्या किया कि जो एनोड प्लेट है इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे गया, तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बाहर आएंगे वो जल्दी जल्दी पहुंचना शुरू कर देंगे एनोड तक, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो हमने देखा बच्चों कि अगर मैं फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का कर्व प्लॉट करूं, जैसे ये फोटो करंट y एक्सिस पे और x एक्सिस बच्चों पोटेंशियल ले लूं किसका? एनोड का। तो मैंने देखा कि बच्चों जैसे जैसे मैं एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता हूं, जैसे एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता हूं बच्चों, फोटो करंट बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, बट बच्चों एक टाइम के बाद देखा गया कि फोटो करंट कांस्टेंट हो जाती है। एक मैक्सिमम करंट रीच करने के बाद फोटो करंट कांस्टेंट हो जाती है, तो हम लोग नाम देते हैं सैचुरेशन। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे सैचुरेशन करंट बढ़ता जाता है और मैक्सिमम यहां पे बच्चों पहुंच के करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, इसको हम लोग नाम देते हैं सैचुरेशन। क्लियर है? क्यों सैचुरेशन करंट, क्यों एक टाइम के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाती है बच्चों? क्योंकि देखो करंट कौन डिसाइड कर रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन। जितना ज्यादा फोटो करंट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उतने ज्यादा फोटो करंट होगी। अब ध्यान सुनना, मान लो बच्चों यहाँ पे तुमने कुछ फ्रीक्वेंसी गिराई जिससे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रोड्यूस हो, तुमने पहले पोटेंशियल रखा था जीरो, जीरो रखा था पोटेंशियल, तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच, तुमने पोटेंशियल बढ़ा दिया 2 कर दिया, अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तुमने पोटेंशियल 6 कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच, तुमने पोटेंशियल 8 कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच, तुमने पोटेंशियल 10 कर दिया, जितने प्रोड्यूस हो रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड सारे 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, जितना प्रोड्यूस हो रहे थे सारे पहुंचने लगे। अब तुमने कर दिया पोटेंशियल 12 वोल्ट। क्या बच्चों अब यहां पे डिमांड तो 12 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, लेकिन यहां पे प्रोड्यूस ही 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हो रहा है, तो 10 से ज्यादा तो नहीं पहुंच सकता। तुमने 14 वोल्ट कर दिया, तो क्या यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की डिमांड हो गई, पर क्या ये 14 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंच पाएंगे? नहीं, क्योंकि जनरेट ही 10 हो रहा है। फिर आपने 16 कर दिया, फिर भी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ही पहुंच, जनरेट ही उतना। तो इसीलिए बच्चों अगर आप मैक्सिमम जितना जनरेशन रेट है उतना ही पहुंचने लगा तो फिर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए बच्चों देखा गया कि बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, उस करंट को नाम दिया जाता है सैचुरेशन करंट। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हो 10 ही पहुंचने लगे तो करंट जो मिल रही है वो मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम करंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। के बाद आगे कहानी, अब बच्चों तुमने क्या किया? पोटेंशियल नेगेटिव करना शुरू किया, -1 वोल्ट, माइनस माइनस माइनस। तो जैसे जैसे आप माइनस करते गए ना तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पहुंचने की टेंडेंसी है वो कम होती गई। पहले तो इलेक्ट्रॉन पूरा एकदम तेज से पहुंच,
जैसे जैसे आप इधर नेगेटिव पोटेंशियल करते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की यहां जाने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है? तो नेगेटिव करते करते गए बच्चों, एक मोमेंट ऐसा आया, एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा आया जब करंट जीरो हो गई, करंट जीरो, क्योंकि अब कोई इतना आप नेगेटिव ले गए, कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा है इधर। ठीक है? इस प्लेट को आप इतना नेगेटिव ले गए कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच, तो वो पोटेंशियल जिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है कलेक्टर प्लेट या फोटो करंट जीरो होगी, वो कहलाता है बच्चों स्टॉपिंग। क्या कहलाता है बच्चों? ये कर्व कुछ है ना, तो अगर मैं पूरा कर्व प्लॉट करूं ऐसा नहीं, तो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसपे फोटो करंट। अब अगर बच्चों आप चाहते हो कि सैचुरेशन करंट ऊपर बढ़ जाए, अगर आप चाहते हो सैचुरेशन करंट बढ़ जाए, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन रेट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मैं कुछ ऐसा चेंज कर दूं कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू हो जाए 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां पहुंचने लगेगा, तो सैचुरेशन करंट वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। वो कैसे हो सकता है बच्चों? जब आप डेंसिटी इंक्रीज कर, डेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की को बढ़ा दो, तब ज्यादा से ज्यादा फोटोन गिरेंगे, ज्यादा फोटोन, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे और सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। ठीक है? तो अगर आप बच्चों इंटेंसिटी बढ़ा दो, ध्यान सुनना बच्चों, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दो बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करना बच्चों, फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे, बस नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दे रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा? सैचुरेशन। ठीक है? तो यहां पे देखो सैचुरेशन, तो अगर मैं बोल दूं बच्चों इसको सैचुरेशन करंट 1, सैचुरेशन करंट 2, तो सैचुरेशन करंट 1 ज्यादा बड़ी है बच्चों सैचुरेशन, और उसका रीजन ये है कि पहले वाली बड़ी है, ठीक है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सर किस पे डिपेंड करता है? मैं आपको बताऊंगा बच्चों, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज की मिनिमम नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, so that photo current stops or becomes zero is called as stopping potential और कट ऑफ वोल्टेज, है ना? ऐसा वोल्टेज बच्चों जहां पे फोटो करंट जीरो हो जाती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन विद इवन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच द कलेक्टर, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट नहीं पहुंच रहा है, फोटो करंट जीरो हो जाएगी, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ठीक है, एक इक्वेशन की मदद से। फिर बच्चों हम लोग कुछ, आप 2 मिनट और समझ लो, थोड़ी सी थ्योरी रहेगी बच्चों स्टार्टिंग में, फिर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? मान लो ये मेटल प्लेट है, इस पे आपने इंसिडेंट, अब इंसिडेंट रेडिएशन की बच्चों थ्रेशोल्ड है, उस वजह से क्या होगा? फोटो बाहर आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक। अब बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन को जैसे बच्चों ये टकराया, इसका वर्क फंक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराया इस इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर आने की कोशिश, तो ये मान लो एनर्जी पैकेट आके टकराया, तो इस इलेक्ट्रॉन को उसने h इंटू एफ के बराबर एनर्जी दे दी, है ना? जितने इस पैकेट में एनर्जी थी, जितनी इस पैकेट में एनर्जी थी, उस सारी सारी इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब इलेक्ट्रॉन कुछ उसमें से एनर्जी अपने बॉन्डिंग में खर्च करके बाहर आ गया। समझाने के लिए लेता हूं बच्चों, मान लो ये पैकेट जो जाके गिर रहा था, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये वर्क फंक्शन बच्चों मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 का पैकेट जाके टकराता है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब अट्रैक्शन को कम करके बाहर आने में उसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर दिया वर्क फंक्शन के बाद, तो कितने से बाहर आएगा बच्चों? 10 में से 3 चला गया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आएगा। तो आप सोचो, अगर मैं यहां पे बच्चों इक्वेशन लिखूं, तो किस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? जितनी एनर्जी उसको फोटोन दे रहा है, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन। क्यों सर? तो वर्क फंक्शन एनर्जी उसको खर्च करनी पड़ेगी बाहर आने के लिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, तो इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा।
तो क्या सर हर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाहर आएगा? नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल। देखो, जैसे ही ये फोटोन आके टकराया, इसको बच्चों मिल गया मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये नेबरहुड के जब ये बाहर आने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है बच्चों ये नेबरहुड के इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर जाए, इससे टक्कर कर जाए, इससे टक्कर कर जाए, इससे टक्कर कर जाए, बाहर आने की कोशिश, तो कुछ एनर्जी कम हो जाएगी और जितनी एनर्जी कम होती जाएगी उतने कम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा। एग्जांपल के लिए 10 मिल गई इसको, पहली टक्कर हुई मान लो, इससे टकराने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टकराने की वजह से खत्म हो गई। तो 10 मिली थी, 2 टकराने से खत्म हो गई, कितनी बची? 8। 8 में से 3 मेटल ले लेगा, किससे बाहर आएगा? 5 से बाहर आएगा। मान लो दो, एक बार टक्कर, दोबारा फिर टक्कर हो गई, फिर कुछ एनर्जी कम हो गई, तो और कम एनर्जी से बाहर आएगा। तो जितनी बार टक्कर होगी उतनी कम एनर्जी से बाहर आएगी। लेकिन एक आइडियल केस मान लो कि कोई भी टक्कर नहीं हुई, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस पे बैठा था और जैसे ही इसको फोटॉन से एनर्जी तुरंत बाहर आ गया, कोई टक्कर नहीं हुई। इसका मतलब उस केस में क्या होगा, जितनी फोटॉन्स एनर्जी केवल वर्क फंक्शन से ओवरकम करने के लिए आएगा, खर्च होगा, टकराया किसी से नहीं तो और कहीं लॉस नहीं होगा। तो उस केस में फोटोन के पास या जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी HF माइनस आई के बराबर। इस इक्वेशन को बच्चों नाम दिया जाता है आइंस्टाइन्स इलेक्ट्रिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से बाहर आएगा वो HF माइनस आई। क्या सारे इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएंगे? नहीं, ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। आइडियल केस है जब कहीं से भी कुछ भी नहीं टकराया है, सिंपल एनर्जी लेके बाहर आ गया है, वो है बच्चों ये। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो जो आप के मैक्स लिख देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स मैक्सिमम। अब जैसे बच्चों मैं आपको सैचुरेशन करंट समझा रहा था, ठीक है? तो मैंने बोला था कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे, ठीक है? तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोकना है, जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये मान लो आपकी एमिटर प्लेट है, ये बच्चों आपकी कलेक्टर प्लेट है, ठीक है? ध्यान देखो, एमिटर, फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के पास एनर्जी बच्चों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। आप चाहते हो सैचुरेशन करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी ना पहुंचे, तो यहां जस्ट पहुंचने से पहले बच्चों इसकी यानी इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। यानी बच्चों जो के मैक्स है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो यहां से बच्चों आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं, चीजें एकदम क्रिस्टल परेशान। मान लो बच्चों एक इंसिडेंट रेडिएशन है, एक पैकेट के पास एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। आप मुझे कुछ क्वेश्चन के बेसिक बेसिक, पहला तो मुझे बता दो बच्चों किस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जल्दी से। एक पैकेट के पास एनर्जी है बच्चों कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है मेटल का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बता दो किस एनर्जी के साथ ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो किस एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बस इतना बता। 10 आ रहा है, 4 वर्क फंक्शन, जल्दी बता। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था जितनी एनर्जी से फोटोन आ रहा है उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर, कितनी एनर्जी से आ रहा है 10 से, वर्क फंक्शन को माइनस कर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। बात सही है बेटा, एकदम करेक्ट है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन तुमसे, बेटा अगर ये बता दिया तुमने के मैक्स वैल्यू बता दिया, मुझे बता दो बच्चे कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा एक फोटो करंट। कहा सर अभी आपने बताया कि के मैक्स जितना है अगर मैं उसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, तुमने कहा कि सर देखो के मैक्स की वैल्यू है 6 वोल्ट और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ई, अगर इसे डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट। क्या सर मुझे 6 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? मैंने तो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उतने वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल का, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन देखो, अब इसका आंसर तुम लोग करना, इसका आंसर तुम लोग करना। एक मेटल है, वर्क फंक्शन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन्स गिरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 7 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दो, के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दो जल्दी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा फटाफट से बता दो। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 0.1 वो। बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? सीधा साधा सवाल है, गड़बड़ करने की कोई चांसेस नहीं है बच्चों, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। बिल्कुल सही बच्चों। तो आप सबसे पहले क्या निकाल दो? के मैक्स निकाल दो। के मैक्स कितना होगा? जितनी एनर्जी लेकर आ रहा है फोटोन उस वर्क फंक्शन माइनस कर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? के मैक्स डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। के मैक्स है 4.2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये 4.2 वोल्ट वो पोटेंशियल है बच्चों, 4.2 वोल्ट वो पोटेंशियल है जिसको आप बोल दो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। 4.2 वोल्ट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। 4.2 वोल्ट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस के लिए। तो जो काफी सारी चीजें हो गई हैं, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन, which of the following is true? Stopping potential increases with increasing intensity of incident light. The photocurrent increases with increase in intensity of light. The current in photocell increases with increasing frequency. Photocurrent is proportional to the applied voltage. Which of the following is true? देखो बच्चों, पहली चीज तो आप समझो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, ए मैक्स बराबर, तो के मैक्स कितना होगा बच्चों? ई इंटू वी। के मैक्स को अगर आप ई डिवाइड करते स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो के मैक्स क्या होगा? ई इंटू वी एस बराबर एच एफ माइनस। तो बच्चों यहां से देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एच बाई ई बाई एच बाई ई इंटू एफ माइनस पाई बाई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों फ्रीक्वेंसी का है, इसमें इंटेंसिटी का कोई टर्म नहीं आ रहा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये गलत। फिर द फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बच्चों स्टेटमेंट। मैं इसको ना फोटो करंट बच्चों ये बोल देता हूँ सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट बात कर लेते हैं बस और आपको क्लियर। तो सैचुरेशन करंट increases with increasing intensity of light, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। द करेक्ट करंट इन फोटोसेल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, करंट इन फोटोसेल, करंट इन फोटोसेल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी नहीं, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटो करंट नहीं बढ़, एक फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिस एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो बढ़ जाएगा, फोटो करंट नहीं। ठीक है, फिर बच्चों ये फोटो करंट मतलब सैचुरेशन करंट की ही बात कर रहा है, सैचुरेशन करंट की ही बात कर रहा है। द सैचुरेशन फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, नहीं, ये भी गलत है। आप सैचुरेशन करंट को वोल्टेज बढ़ा के नहीं बढ़ा सकते, सैचुरेशन करंट को बढ़ाने घटाने का एक तरीका है केवल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो गिर रहे हैं उनको बढ़ा दो घटा दो। एक और क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन मेटल सरफेस, बच्चों फ्रीक्वेंसी कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीजन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल डिक्रीज, के मैक्स हम लोगों ने अभी पढ़ा एच एफ माइनस 5 होता है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ना चाहिए, ये डिक्रीज है, ये असर्शन गलत है। ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है बच्चों, असर्शन गलत है, रीजन सही, फोर्थ ऑप्शन हमारा। आओ बच्चों और क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा।
आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फिर बेस्ड कुछ और सवाल है बच्चों। देखो, ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा-सा पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों, फिर मैं समझाता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ बच्चों तुम सबने पढ़ लिया होगा। देखो ज़रा ध्यान से, फोटॉन्स विद एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, photons with energy 6 electron volt are incident on a cathode in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectron is electron volt. Photons with 6 electron volt, but F की वैल्यू गिवन, are incident on a cathode, मतलब बच्चों एमिटर प्लेट है या कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। The maximum energy of emitted photoelectron is 2 electron volt. यानी बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपको यूज, Kmax बराबर तो HF की वैल्यू बच्चों कितनी है गिवन, के मैक्स बोला है 2 माइनस वर्क फंक्शन के बारे में बात नहीं की, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन। अगली, when photons of energy 5 electron volt are incident on cathode, जब बच्चों नया जो phi है, नया HF की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, no photoelectron will reach the anode if stopping potential is, बच्चों देखो वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा जब तक कि आप मेटल ना चेंज करो एमिटर प्लेट का, तब तक वर्क फंक्शन नहीं चेंज होगा। दूसरे केस में बच्चों लिख लो, आप के मैक्स निकालो, एफ माइनस 5 है, तो एच एफ की वैल्यू कितनी 5 है, माइनस वर्क फंक्शन कितना है 4 है, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस केस में जो निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का बच्चों वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था बच्चों, मैक्स कर देंगे 1 वोल्ट लगाना पड़ेगा। तो +4 गलत हो गया, 4 तो नहीं बच्चों, अब प्लस होगा या माइनस होगा, तो माइनस होगा। माइनस क्यों होगा सर, कि प्लस लगा दोगे तो उसको एक्सेलरेट कर लेगा ना कलेक्टर प्लेट अपनी तरफ, तो कलेक्टर प्लेट का तो माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों -1 वोल्ट आंसर आ जाए। आगे बढ़ते बच्चों, ये देखो 2010 में पूछा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय अ निकल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 5.01 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, ठीक है। व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ इज 200 नैनोमीटर और वर्क फंक्शन बच्चों 5.0 में। तो पूछा गया कितना पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना लगाना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन। तो आप पहले निकाल लो कि इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है। तो बच्चों एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, 12,000, ये नैनोमीटर बच्चों तो 1240 है, 12,400 तो तब लगाते जब एंगस्ट्रॉम में होता, तो 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ नैनोमीटर, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितना बच्चों 200, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल करो 10 और ये आ जाएगा 6, एनर्जी कितनी आ जाएगी 6.2, यानी जो फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी कितनी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा वर्क फंक्शन कितना है बच्चों 5.01, तो के मैक्स निकाल देते बच्चों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए के मैक्स पता होना चाहिए। के मैक्स क्या हो गया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है बच्चों 0.2, वर्क फंक्शन कितना 5.1 है, सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, तो 20 तो ये बच्चों 0.19 बन जाएगा, तो 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ 1.9 वोल्ट, यानी बच्चों माइनस ऑफ 1 वोल्ट। तो बहुत सिंपल सी बच्चों एक इक्वेशन है, वही आपको दिमाग में रखना, उसी से बार बार घूम फिर के क्वेश्चंस बनते रहेंगे। एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसमें फिफ्थ ऑप्शन भी 1
ABCDE ऑप्शन। सिंप्लीफाई करो। टू रेडिएशंस ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 8.5 इलेक्ट्रॉन। तो जो एक रेडिएशन है जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडिएशन है उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सक्सेसफुली एलिमिनेट फोटोसेंसिटिव मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो बताना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो नहीं बताना बच्चों, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है। मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों तुम सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको। तो जो अब के मैक्स लिख दो पहले वाले के लिए, क्या लिखोगे आप? एनर्जी है माइनस वर्क फंक्शन 2.5 आ जाए। के मैक्स को बच्चों लिख सकते हो आप हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो। दूसरा लिख दोगे बच्चों K2 की 8.5 माइनस आ जाएगा, और ये हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेशियो ले लो बच्चों। जब रेशियो लोगे तो आपको दिख रहा होगा कि 0.5/8 बराबर, देखो यहां से हाफ कैंसिल, एम से एम। बच्चों यहां से डेसिमल हटा दो, ये 60। यहां से बच्चों समझ में आएगा कि 1/60 1/, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो भाई। V1/V2 इज 1:4, पहला वाला ऑप्शन। क्योंकि स्पीड का रेशियो पूछा था ना, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, स्पीड का रेशियो बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन तो ऑलरेडी बता रखी थी, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन 0 बच्चों। मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज P बराबर बच्चों हम लोग लिखते हैं h/λ, कितना मोमेंटम कैरी करते हैं बच्चों। एनर्जी ऑफ फोटोन बच्चों होता है hc/λ, एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, या इसी को बच्चों हम लोग h/f। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो बच्चों इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं होंगे। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। आपको बताया था बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोटॉन पर सेकंड। In a photon particle collision such as photon electron collision, the total energy and total momentum are conserved, है ना बच्चों। देखो number of photons may not be conserved, may or may not be conserved। 5 फोटोन बच्चों टकराए किसी चीज से, तो हो सकता है 5 के पांचों एब्जॉर्ब हो गए। अब 5 के पांचों एब्जॉर्ब हो गए तो नंबर ऑफ फोटोन पहले 5 थे, बाद में 0 हो गए। लेकिन जितनी एनर्जी लेके आए थे वो सारी की सारी इस वॉल को दे देंगे, या पूरा मोमेंटम उस वॉल को दे देंगे। तो एनर्जी इज टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड बच्चों। नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। तो नंबर कंजर्वेशन की कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ जितनी अपने साथ मोमेंटम एनर्जी लेकर आए हैं वो कंजर्व होगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और आपको बेहतर आइडिया लगे। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ का सोर्स जो है वो फोटोन एमिट कर रहा है। मान लो बच्चों इस वेवलेंथ के फोटॉन्स इस चल रहे हैं। पावर ऑफ सोर्स बच्चों गिवन 3.3 into 10⁻³ यानी बच्चों 3.10⁻³ जूल एक सेकेंड, इतने जूल एनर्जी एक सेकंड में रिलीज कर रहा है। 3.3 into 10⁻³ एक सेकंड में एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने, क्या पूछा गया बच्चों आपसे, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड कितने होंगे। तो मान लो बच्चों नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड n है, तो n इंटू एक फोटॉन की एनर्जी hc/λ,
ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बच्चों n है, और एक फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्डा, तो 3.3 इंटू 10⁻³ अब इस क्वेश्चन में देखो लैम्डा की वैल्यू गिवन है बच्चों, कितना 600 नैनोमीटर, n हमें निकालना है, h की वैल्यू है 6.10⁻, c की वैल्यू बच्चों 3 लैम्डा की वैल्यू है बच्चों की 600 नैनोमीटर, ठीक है, और ये बराबर बच्चों 3, तो n की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 डिवाइड कर देंगे बच्चों इस पूरे नंबर से जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 6.6 10⁻, अच्छा जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो जरा ध्यान से 31 अब बच्चों केवल पावर्स ऑफ 10 है, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो -9 -3 +2 माइनस -9 -3 +2 और ऊपर जाएगा बच्चों +30 और ऊपर जाएगा बच्चों माइनस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो -9 -3 -12 -12 +2 -10 -10 -8 -18, तो 34 में से 18 घटा दो बच्चों, 34 में से 18, तो 34 में से 10 घटाओगे 24, 24 में से फिर 8 घटाओगे तो बच जाएगा 10⁻6 ऑप्शन था, 10⁻16 आएगा बच्चों, आप सिंप्लीफाई करोगे ना, फिर से कर लेते हैं इसको 9 3 12 -10 -10 + 24 -10 + 34 + 20 24 माइनस 10⁻6 फोर्थ ऑप्शन है ना 2021 में क्वेश्चन। अब बच्चों बात कर लेते हैं रेडिएशन प्रेशर, जैसे मान लो ये वॉल है बच्चों और फोटॉन्स आके इस वॉल से टकरा रहे हैं, फोटॉन्स आके, अब जो टकरा रहे हैं बच्चों उसमें दो कंडीशन, एक तो एब्जॉर्ब होंगे या रिफ्लेक्ट होंगे, तो दोनों के लिए बच्चों मैं लिख देता हूं रेडिएशन प्रेशर फॉर परफेक्ट एब्जॉर्प्शन I by C फॉर परफेक्ट एंड रेडिएशन प्रेशर बच्चों इट विल बी I by C फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्शन, लेकिन बच्चों ऐसा हो रहा हो कि पार्शियल एब्जॉर्प्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो जो रेडिएशन प्रेशर आएगा बच्चों आई बाई या प्रेशर जो होगा आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर, आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर, मतलब देखो अगर रिफ्लेक्शन 0 है यानी परफेक्टली एब्जॉर्प्शन है तो आई बाई सी होगा, अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन है तो आर 1 होगा तो आई बाई सी होगा, अगर 50% रिफ्लेक्शन 50% एब्जॉर्प्शन तो आर की वैल्यू 0.5, 25% रिफ्लेक्शन 75% एब्जॉर्प्शन रखेंगे। मैं जैसे एक एग्जांपल बना देता हूँ बच्चों, आप लोगों को सॉल्व करके थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। मान लो बच्चों ये एक सरफेस है, 25% एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वेवलेंथ जो है की इंटेंसिटी आई है, आई इंटेंसिटी की एनर्जी गिर रही है, 25% एब्जॉर्प्शन होता है। बताओ बच्चों रेडिएशन प्रेशर, क्या बताओ फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर कितना होगा अगर इसका सरफेस ए है, तो आप फॉर्मूला क्या बोलोगे सर, रेडिएशन प्रेशर अभी आपने पढ़ा है आई बाई सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर, तो अगर 25% एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन 75% हो रहा होगा बच्चों, आई बाई सी इंटू रिफ्लेक्शन की जगह क्या लग दूंगा बच्चों, क्योंकि 75% रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कितना बन जाएगा देखो आई बाई सी 1 पॉइंट, बच्चों रेडिएशन प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन फोर्स कितना होगा आई बाई सी, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों रेडिएशन फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं,
बच्चों वेव नेचर ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर। तो बच्चों डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, आपको मैंने कल बोहर्स मॉडल पढ़ाया था, उसमें बच्चों मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पीड, तो इनका पार्टिकल नेचर ना डोमिनेट करके वेव कैरेक्टर डोमिनेट करता है, जो बोहर ने काउंट नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि ऐसे स्पेशल ऑर्बिट में घूमेंगे जहां पे एनर्जी रेडिएट नहीं, क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं होती है कि ये घूमते हुए का वेव कैरेक्टर डोमिनेट करता है और ये बच्चों स्टैंडिंग वेव बना के घूमते है ना, वेव कैरेक्टर डोमिनेट करता है बच्चों और ये स्टैंडिंग बनाकर घूमते हैं, स्टैंडिंग वेव बना के घूमेंगे ऐसे, स्टैंडिंग वेव बना के घूमेंगे। तो स्टैंडिंग वेव बच्चों तुमको पता है कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी बच्चों की, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है ना, जिसके पास कुछ मास है और वो कुछ मोमेंटम से मूव कर रहा है, तो उस मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड एक वेव होगी, मैटर वेव नाम दिया जाएगा, और उस मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो एच, wavelength of matter wave associated with a particle moving or having momentum p is equal to h upon p, lambda बराबर h upon p। ठीक है, अब बच्चों तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन स्क्वायर बाई 2m, तो यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट 2। तो अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ निकालना चाहूं बच्चों इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, h अपॉन अंडर रूट 2, h upon under root where k is kinetic energy of the particle। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों मोमेंटम के टर्म्स में h अपॉन p और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में h अपॉन अंडर रूट। कुछ क्वेश्चन बच्चों इस पे कर लेते हैं। ये देखो, पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बच्चों दो पार्टिकल उनकी वेलोसिटीज, देन व्हिच हैज मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सबकी बच्चों वेलोसिटी सेम, आपको बताना इनमें से किसकी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनमें से किस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिनिमम होगी, which particle has the minimum डी ब्रॉगली वेव, जैसे किस पार्टिकल की वेवलेंथ या जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन, बीटा। चलो उम्मीद करता हूं बच्चों तुम सबने सोच लिया होगा। तो वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा बराबर एच। अच्छा चूंकि सबकी बच्चों वेलोसिटी सेम है, देखो ऑन एम, कि दोनों का सबका वेलोसिटी सेम है, तो वेवलेंथ इनवर्सली तो जितना कम मास वेवलेंथ, ठीक है। तो जिसका लीस्ट, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा, मिनिमम, तो जिसका मास सबसे ज्यादा वेवलेंथ, प्रोटॉन का मास बच्चों m है, अल्फा पार्टिकल बच्चों He है, तो इसका मास 4m है, न्यूट्रॉन का मास m, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा, लीस्ट होगा इलेक्ट्रॉन। लैम्डा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास हाईएस्ट है, अल्फा पार्टिकल का मास हाईएस्ट यानी वेवलेंथ मिनिमम होगी बच्चों, सेकंड ऑप्शन हमारा। एक और क्वेश्चन, क्या कहता है बच्चों ये क्वेश्चन, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फोटो सेल। बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, मैटर वेव का नहीं है। उम्मीद करता हूं तुम सारे इसको रिलेट कर लोगे। बोला कि बच्चों एक सोर्स है जो पहले 50 सेंटीमीटर पे प्लेस था फोटो इलेक्ट्रॉन से, मान लो यहाँ पे सोर्स था, इनकी 50 सेंटीमीटर को हटा के 25 सेंटीमीटर, स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों पहले वी नॉट था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड फोटो सेल इज मेड 25 सेंटीमीटर, द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का बच्चों मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है h अपॉन ई, ये बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्मूला है, ठीक है। अब जब आप सोर्स को पास ले आओगे बच्चों, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। पहले अगर इंटेंसिटी कुछ थी तो बाद में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।
क्या इंटेंसिटी बढ़ने का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ता है? इंटेंसिटी बढ़ने का क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है? इंटेंसिटी बढ़ने का क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ता है? इज नो। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ही रहेगा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। और बढ़ते बच्चों, photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum। ये बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही क्वेश्चन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? जब पावर मिनिमम पावर से ऊपर हो, वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ से ऊपर हो, इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी से ऊपर हो, फ्रीक्वेंसी मिनिमम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज के मिनिमम से ऊपर होने पर ही होगा? क्या मिनिमम वेवलेंथ से ऊपर वेवलेंथ, मिनिमम पावर से ऊपर पावर, मिनिमम इंटेंसिटी से ऊपर, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी? सारे बच्चों को मेरे हिसाब से आंसर पता होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाओगे। तो फोर्थ बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नॉट इज प्रोपोर्शनल। बच्चों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बात कर रहा है। तो किस तरह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बढ़ाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है बच्चों सामने, 30 सेकेंड्स सोच लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इनमें से किसके थ्रू आप नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बढ़ा सकते हो? जल्दी से सोच लो बच्चों। ठीक, तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज प्रोपोर्शनल टू टोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटो बढ़ जाएगा। बच्चों अगर तुम लोग को ग्राफ नहीं याद है, मैं फिर से ये ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ ऐसा ग्राफ आप लोग को मैंने बताया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा कर्व आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे घटाओगे, न्यू माइनस न्यू नॉट पे डिपेंड नहीं। इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency is incident on a photo cell. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and the intensity? बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मान लेता हूँ एफ नॉट। तो पहले बच्चों जो फ्रीक्वेंसी 1.5 एफ, बाद में क्या करा बच्चों, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया। तो 1.5 एफ नॉट जो फ्रीक्वेंसी पहले उसको आधा कर दिया, बच्चों ये आ जाएगा 0.5। तो आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो बताओ फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? फोटो करंट पे क्या पड़ेगा फर्क अगर इंसिडेंट इंटेंसिटी 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड। एक बार फिर से बच्चों, रिलेटिवली आसान सवाल। उम्मीद करता हूं तुम सारे समझ गए होंगे। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो कम हो गई। 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट 0.75, थ्रेशोल्ड से कम हो गई तो बच्चों फोटो करंट जीरो हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही। अब इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा लो, इससे फर्क पड़ेगा। अगला सवाल बच्चों, सवाल में देखो तो दो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, फ्रीक्वेंसी न्यू और न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर इज स्टॉपिंग पोटेंशियल आर वीएस बाई 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is how much? तो बच्चों आप देखो अगर ध्यान से, तो ये मैक्स आप निकालोगे, मैक्स कितना होगा? पहली फ्रीक्वेंसी है एच एफ, तो एच न्यू बोल देता हूँ माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। और बच्चों ये के मैक्स जो है वो किसके बराबर होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब न्यू है तो बच्चों ई एस बाई 2। अब यहां से बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल चूंकि नेगेटिव होता है, -2, यानी ये वीएस वैल्यू बच्चों कुछ नेगेटिव साइन के साथ आई। दूसरे वाले केस में बोला गया कि जब न्यू बाई 2 है, न्यू बाई 2
वर्क फंक्शन तो आएगा, ये बच्चों बन जाएगा तुम्हारे पास। ओके, अब हमें क्वेश्चन पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी बच्चों हमें फाई की वैल्यू चाहिए, हमारे पास थ्रेशोल्ड, और फाई किसके टर्म्स में चाहिए होगा बच्चों, न्यू के टर्म्स में, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रोल नहीं है, तो यस मुझे हटाना होगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, देखो एच न्यू बाई टू माइनस फाई, फाई तो मुझे निकालना है, माइनस ईवीएस की जगह ये पूरी वैल्यू रख देता हूँ, यस इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये माइनस एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया, और यहां से बच्चों ईवीएस की, अब आप ऐसा मान लो कि माइनस ईवीएस की वैल्यू रख दो आप, तो माइनस ईवीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस, दो से इधर मल्टीप्लाई कर दो, टू एच न्यू माइनस टू फाइव, माइनस ईवीएस की वैल्यू एज इट इज रख दी। अब बच्चों उसको इसको इधर भेज दो, इसको क्या, तो टू फाइव माइनस फाइव बच्चों की, फाइव बराबर कितना, टू एच न्यू माइनस एच न्यू बाई टू माइनस टू एच न्यू माइनस एच बाई टू, यहां से देखो बच्चों क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, टू एच न्यू माइनस एच न्यू बाई टू, ये बन जाएगा थ्री, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई बच्चों, बाई टू, ये वर्क फंक्शन हो गया, हमें क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन बराबर किसका होता है बच्चों, एच न्यू नॉट के बराबर होता है, यहां से देखो एच एच कैंसिल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर बाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्री न्यू बाई टू, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला गया वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बच्चों वर्क फंक्शन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, largest wavelength of the light that cause photo emission from the substance is, तो फोटो सेंसिटिव मेटल का वर्क फंक्शन दिया बच्चों, वेवलेंथ पूछ, ठीक है, तो आपको पता है बच्चों वर्क फंक्शन इज बाय लैम्डा बराबर हो जाएगा बच्चों एच सी बाय फाइव, तो अगर तुम्हें वेवलेंथ चाहिए किसमें, सारे ऑप्शन देखो नैनोमीटर में है, तो वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में चाहिए, एच सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी बच्चों 1240 डिवाइड बाय वर्क फंक्शन मस्ट गो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4 और 4 1 310 नैनोमीटर आ जाएगा बच्चों, 310 नैनोमीटर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ से जितनी भी नीचे होंगी उन सब के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, जैसे 310 तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि किसके लिए होगा, उन्होंने बोल दिया बस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता दो, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, यानी जितनी वेवलेंथ से जितने नीचे वाली वेवलेंथ है सबके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चन, तो आप लोगों ने देखा बच्चों हम लोगों ने पहले थ्योरी कर ली है ना, क्योंकि सारी थ्योरी इंटरलिंक्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, अब क्वेश्चंस आप जितने भी मैन्युफैक्चर करते जाओ उतने होते जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखो व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल surface, the maximum velocity of the emitted electron is v. When the frequency of incident radiation is increased 5 mu naught, the maximum velocity of electron emitted is v2, the ratio of, तुम सबको पता है बच्चों कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, आप लिख सकते हो हाफ एम वी वन स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच एफ एच नॉट माइनस एच, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन्होंने बोला है न्यू नॉट, यानी वर्क फंक्शन क्या होगा, एच नॉट होगा, ये बच्चों वर्क फंक्शन क्या मैंने ये, तो यहां से बच्चों टू एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट कितना बच जाएगा, ठीक है, फिर when the frequency of incident radiation is increased to 5 न्यू नॉट, बच्चों दूसरा वाला केस में काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम स्क्वायर बराबर 5 बच्चों का 5 एच नॉट माइनस एच, ठीक है, क्योंकि बच्चों वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 एच, अब रेशियो ले,
जैसे ही बच्चों रेशियो लोगे तो आपको दिख रहा होगा 1/2 मास इलेक्ट्रॉन गॉन, V1/V2 होल स्क्वायर, V1/V2 होल स्क्वायर बराबर h न्यू नॉट 1 बच्चों ये बन जाएगा 1/4। यहाँ से क्या आ जाएगा, V1/V बराबर V1/V2 बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो जो रेशियो हो जाएगा बच्चों वो 1:2। एक बार फिर से बच्चों एकदम बेसिक सा सवाल, इक्वेशन हमारे आइंस्टाइन इक्वेशन था। आइंस्टाइन इक्वेशन किस पे बेस्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, उसे बेस्ड बच्चों एक बार फिर से आसान सा सवाल। और क्वेश्चन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ, ये तो बच्चों हम लोग कर चुके हैं ना, 10⁻⁶ आया था इसका। अगला सवाल बच्चों 2022 का, इसे बोला गया द ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एंड एसोसिएटेड मोमेंटम। बच्चों इनमें से कौन सा ग्राफ p वर्सेस लैम्डा का कर्व है, तो बराबर बच्चों तुम सबको पता है h/λ। तो कौन सा कर्व है जो इस रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, तो बच्चों ये लीनियरली इंक्रीज है, ये लीनियरली डिक्रीज है। बच्चों हाइपरबोलिक कर्व है ना, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तुम्हारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 5 if m is the mass of photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, then बच्चों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप मान लो कि वेवलेंथ लैम्डा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके गिर रही है बच्चों, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है और वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब वर्क फंक्शन आपको 0 मान के चलना, यानी जो एक पैकेट की एनर्जी है बच्चों वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और वो ना, तो एक पैकेट के पास कितनी एनर्जी बच्चों hc/λ, और वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बदल, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा डी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखोगे आप, ई स्क्वायर बाई 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखते हैं। तो hc/λ बराबर 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका मोमेंटम कितना होगा h/λ, h/λ/d। सही है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लैम्डा डी की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा लैम्डा डी नहीं बच्चों, लैम्डा की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, hc/λ बराबर h/2m लैम्डा डी। यहां से देखो बच्चों h से h कैंसिल हो, लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, सी इधर भेज दो तो m e लैम्डा डी स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाई h 2m e लैम्डा डी स्क्वायर बाई h। तो 2m e लैम्डा 2m e लैम्डा डी स्क्वायर बाई h, फोर्थ ऑप्शन बच्चों मैच कर जाए। तो ये बच्चों इसमें डुअल आपका वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की p²/2, ठीक है। तो उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आपको चूज करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो कि बहुत बार यूज हो, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, जहां पे मैंने आपको वेव कैरेक्टर समझाया है। देखो बच्चों, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम p है वो h/√2m के, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से दी जा सकती है। एक तो आप उस चार्ज पार्टिकल को, अगर उस पार्टिकल में चार्ज है तो उसको आप डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दोगे, है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब इस मेथड से कौन कौन, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल कौन को, इन सारे पार्टिकल को इस क्यू डेल्टा वी की मदद से काइनेटिक एनर्जी दी जा सकती है। कुछ पार्टिकल है बच्चों जो गैसियस पार्टिकल है, उनको टेम्परेचर बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी दी जा सकती है। तो आपको पता है कि 2 kT होती है, 2 इंटू टेम्परेचर,
ये काइनेटिक एनर्जी हो जाती है अगर आप किसी पार्टिकल को टी टेम्परेचर में रख दो। अब अगर इसकी वैल्यू रख दो बच्चों लैम्डा डी ब्रॉगली में, लैम्डा डी ब्रॉगली बराबर क्या होता है बच्चों, एच अपॉन अंडर टू मास, और काइनेटिक एनर्जी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा। अब मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन को डी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर दिया गया है, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों हम लोग लिखते हैं लैम्डा डी बराबर 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज। ये बच्चों किसके लिए है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर आप बच्चों इलेक्ट्रॉन को डी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दोगे तो उसके पास जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो 12.27 डिवाइड बाय, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार आपको आएगा। तो जो मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चों वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप लोग देखना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बोला गया इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 नैनोमीटर, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंसेस p की वैल्यू आप लोगों से, बहुत ही बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, सीधा सीधा आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालनी है। इसमें कोई भी नई चीज नहीं है बच्चों, तो मेक श्योर करो सारे पार्टिसिपेट करो, कोई भी चीज नई नहीं है बच्चों। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चों देखो लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों ये तो आपको गिवन है 1.10⁻²। बच्चों एक काम करते हैं, -1 तो यहाँ रहने देते हैं और -1 यहाँ भेज देते हैं। इससे क्या होगा, ये पूरी चीज एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या आएगा आपके पास 1.2272 10⁻⁻1। क्या फायदा होगा बच्चों, इससे एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, तो रूट भी आपके पास कितना बचेगा 12 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 है बच्चों 0.27, ठीक है। अब बच्चों 2 डिजिट पे डेसिमल है, हटा दो, ये भी 2 डिजिट इधर पहुंच जाएगा बच्चों, ये कितना बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12.7, ठीक है। अब बच्चों 2 डेसिमल और आप हटा दो तो इधर 2 आ जाएंगे, ये बच्चों 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो रूट भी बराबर 100, भी बराबर 100 10 रेज टू पावर 4 का ऑप्शन है। तो जो मैंने आपको लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया ना बच्चों 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। उसके अलावा कुछ और चार्ज पार्टिकल भी होते हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ नियरली। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कराया है, ठीक है। वही फॉर्मूला आप यहां लगा के आंसर डाल सकते हो, सेम फॉर्मूला बच्चों, सेम फॉर्मूला यहां लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बताई बच्चों इलेक्ट्रॉन, लैम्डा बराबर 12 पॉइंट डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों 12 पॉइंट डिवाइड बाय रूट ऑफ 10,000, 10,000 मतलब बच्चों 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 स्क्वायर रूट लोगे 1.127 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब बच्चों देखो मीटर में आंसर है, आप एक काम मीटर में देखो 12.12 10 रेज टू माइनस, इसको लिख सकते हो 12.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, 12.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। अब 2 डिजिट बच्चों डेसिमल इधर ले जाओगे तो मीटर्स, तो एंगस्ट्रॉम ना रह के बच्चों क्या रह जाएगा, और बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, जो पार्टिकल नेचर था उस पर मैं बच्चों और थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये हो जाएगा, प्रोटॉन है बच्चों
तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन 0 डिवाइड बाय एंगस्ट्रॉम, ये बच्चों प्रोटॉन के लिए हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल को अगर आपने एक्सीलरेट कर दिया है 0.101 डिवाइड बाय रूट, तो प्रोटॉन के लिए बच्चों ये सिचुएशन है, और अल्फा पार्टिकल को बच्चों अगर आपने एक्सीलरेट कर दिया है, अल्फा पार्टिकल के और अल्फा पार्टिकल बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत बार यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार आएगा, तो ये तो अच्छे से याद रखना है। फिर प्रोटॉन का भी बच्चों निकाल सकते हो और अल्फा पार्टिकल का भी आप सोच सकते हो। लेकिन बच्चों अगर टेम्परेचर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन अंडर रूट मास ऑफ पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय 2 इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैंसिल करोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस पार्टिकल की जिसको आपने टी टेम्परेचर में रख दिया है उसकी वैल्यू आएगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो अगर किसी पार्टिकल को जिसका मास m है उसे टी टेम्परेचर में रख दिया बच्चों, तो उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ 3m का, यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों, टी टेम्परेचर है, ध्यान रखना यहाँ पे जो टी है बच्चों वो केल्विन में रखना। अगर आप डिग्री सेल्सियस में रख के कैलकुलेट करके आ जाओगे तो आपका आंसर गड़बड़ माना जाएगा, तो इसको केल्विन में ही रखना, डिग्री सेल्सियस में मत रखना। ये क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया था। The de Broglie wavelength of neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T and mass m has। तो जो एक न्यूट्रॉन है जिसका मास m है वो T टेम्परेचर पर रखा गया है, उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अभी मैंने बताया बच्चों केसेस में ब्रॉगली वेवलेंथ लोग निकालते हैं h ऑन अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट, तो h अपॉन अंडर रूट पहला वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इनमें से कौन फिनोमेना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करता है बच्चों, इंटरफेरेंस, वेव नेचर, रिफ्रैक्शन को बच्चों आप वेव नेचर ऑफ लाइट हाइगेंस प्रिंसिपल कर सकते हो, पोलराइजेशन आल्सो वेव कैरेक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों ऐसा है जो पार्टिकल करता है, इसको आप वेव नेचर नहीं कर सकते, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन, electron of mass m with d Broglie wavelength lambda falls on a target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is। बच्चों इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m d Broglie wavelength lambda, बच्चों काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप सबको पता है अपॉन अंडर साइड स्क्वायर कर दूंगा बच्चों, लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब वो जाके बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जाके हिट करेगा टारगेट में, निकले, तो कट ऑफ वेवलेंथ बच्चों लैम्डा नॉट है, तो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर वो पूरी फोटोन में कन्वर्ट हो जाए तो उस फोटोन की एनर्जी जो होगी, फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो कट ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगी। इस इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है, अगर ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए बच्चों की लैम्डा में, ठीक है, तो ये कट ऑफ वेवलेंथ है ना, तो आपको वही बच्चों इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि लैम्डा नॉट की वैल्यू बता, तो आप इन दोनों को इक्वेट करो, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर, ये बच्चों किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे लैम्डा ई लिख दूं या लैम्डा भी लिखो तो कोई फर्क नहीं है, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, यहाँ से देखो बच्चों एच से एच से कैंसिल हो गया, तो जो लैम्डा नॉट की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ पे लैम्डा नॉट की जो वैल्यू है वो है 2m लैम्डा स्क्वायर m लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो बच्चों 2m लैम्डा स्क्वायर c डिवाइड बाय h, ये आपकी कट ऑफ वेव वैल्यू हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा एक्सरे का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट था बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को लेके समझा दिया।
तो कभी भी आपको बच्चों देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कई बार आपको लिखना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आपको रिलेशन पता है, आप वहां से सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो 2m लैम्डा स्क्वायर सी बाई एच, 2m लैम्डा स्क्वायर सी बाई एच, पहला वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते बच्चों, एक और इसी टाइप का सवाल पढ़ो एक बार। क्या बोला गया है? बोला गया बच्चों इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी E। एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन की एनर्जी सेम, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। बच्चों अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इलेक्ट्रॉन की बात करूं, कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ऑन अंडर काइनेटिक। और लैम्डा एनर्जी अगर बच्चों मैं फोटोन की बात करूं, जैसे यहां पे मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों 2me, और फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है लैम्डा ऑफ फोटोन, अगर लैम्डा है बच्चों फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है, उसके साथ एनर्जी जो एसोसिएट, तो यहां से बच्चों आप डालोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, फोटोन का वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है बच्चों h अपॉन अंडर रूट, और फोटोन का वेवलेंथ है बच्चों एच सी अपॉन ई। यहां से देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन लैम्डा फोटोन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? देखो ये रूट से आप कैंसिल करो, यहाँ पे रूट पर चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाई, तो पूरा फॉर्मूला बनेगा ऑन 1/c अंडर रूट ई बाई 2m, 1/c अंडर रूट ई बाई 2m। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो मैं जल्दी से बच्चों आपको एक क्विक समरी देता हूँ आज के हम क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट करी विद डिस्कशन विद इलेक्ट्रॉन्स के बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़े। बोला कि हम लोग वेव कैरेक्टर में क्या होता था बच्चों, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी होता था। फोटोन क्या बच्चों, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। ठीक है, तो एक पार्टिकल में, एक पैकेट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस या एनर्जी पार्टिकल नेचर जब कंसीडर करते हैं तो पैकेट के फॉर्म में एनर्जी आती है। एक पैकेट को बच्चों फोटोन कहा जाता है, और एक फोटोन में जो बच्चों एनर्जी रहेगी वो एच सी बाई लैम्डा रहेगी, और एक फोटोन में जो मोमेंटम रहेगा बच्चों। फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बच्चों हम लोगों ने देखा कि जब भी एक इंसिडेंट रेडिएशन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर गिरती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। ये मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बच्चों लैम्डा के केस में एक कहानी उल्टी, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हम लोग देखा कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है आपको उसको निकालने के लिए कई बार जरूरत पड़ सकती है बच्चों को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे, आंसर बच्चों आ जाएगा। इससे आप डायरेक्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो अगर आपको वर्क फंक्शन गिवन। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी, दैट इज मैक्स बराबर कितना होगा बच्चों, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये मैक्स क्या हो गया बच्चों, एच एफ माइनस 5, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा बच्चों की मैक्स बराबर होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों यहां से प्रूव कर सकते हैं कि वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फिर बच्चों मैंने आपको एक ग्राफ प्लॉट करके बताया, करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ। इस ग्राफ में बच्चों आपको मैंने क्या बताया, जो करंट वर्सेस अगर आप पोटेंशियल कर्व खींचो इस तरह से कर्व आएगा। एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाती है, उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं, और नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम जीरो उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं होगी।
उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ये कंप्लीट करने के बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बात करें। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर कोई पार्टिकल के पास मोमेंटम है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा बच्चों? ठीक है, इसके कुछ दूसरे फॉर्म देखें, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों अगर ये काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करके है तो q डेल्टा v कर देंगे, और अगर ये काइनेटिक एनर्जी थर्मल या टेम्परेचर की वजह से तो 3/2 kT लिख। इसमें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए, जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा याद होना चाहिए 12 पॉइंट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का कुछ डिस्कशन। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। होमवर्क के लिए बच्चों आपके साथ डीपीपी आएगी, मेक श्योर करना कि आप सारे डीपीपी कर लेना। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, है ना, और ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।